नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। ये वक्त है तेज हमारे प्रदेश के प्रश्न, हमारे खास पेशकश का। पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। इससे मिट्टी की उपजाऊ ताकत तेजी से कम हो रही है, जिसकी तस्दीक खुद कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट कर रही है। सरकार ने 1 मई से नया नियम लागू कर दिया है कि नरवाई जलाई तो सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एमएसपी पर किसानों से फसल भी नहीं खरीदी जाएगी। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। जैसे जैसे धान के खेत में पीली बालियां झूमती हैं, किसान की आंखों में उम्मीद लहराने लगती है। लेकिन फसल के बाद जब वही खेत काली राख में बदलते हैं तो वो उम्मीदें धुएं में घुल जाती हैं। कटती फसल के साथ जैसे सपने भी जल जाते हैं। उड़ती राख के संग उड़ती है मिट्टी की ताकत और रह जाती है सिर्फ स्याही सी धरती। नर्मदापुरम जिले में केसला गांव के राजेश काजले के पास 1 एकड़ की छोटी सी जोत है। कहते हैं धान की पराली जलाना मजबूरी है। खुद बता रहे हैं कई बार पराली की वजह से मवेशी भी जल जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई और तरीका नहीं। अब जैसे कट गया तो 15 दिन तो चरती ही है। हाँ। इसके बाद भी डंठल रहती है। अच्छा, इसके बाद आप बखरेंगे डायरेक्ट। बखर देंगे इसको। हाँ। क्या लगाएंगे इसके बाद? इसके बाद गेहूं लगाऊं। हाँ, प्रदूषण तो होता है, आप मानते हैं? मानते हैं। हार्वेस्टर वालों को नीचे से काटने का बोलते हैं। जैसे ये नीचे से कटता है ना, हाँ, इसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो कि अब ये इतना ऊपर से काट दिए, हाँ, तो ये जब शेड्यूल चलेगी तो फंसेगी वो। इसको हटाने का कोई तरीका रहता है। हाँ। तो वो वही यूज कर, नहीं जलाते। डंठल होने ना जमीन में रहता तो ये खाद बन जाता। अब जैसे ये जल गया, हाँ, तो ये मतलब कोई मतलब का नहीं है। बहुत तो क्या मजबूरी में जला देते हैं। पर जो आपके पिताजी या उनके पिताजी होंगे वो लोग उस टाइम पे नहीं जलाते थे, है ना? नहीं, उस समय नहीं जलाते थे। तो उस समय हाथ से काटते थे, नहीं जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, हाँ। तो इससे आप मानते हैं प्रदूषण फैलता है? प्रदूषण होती है। आप लोगों के भी घर में दिक्कत होती है सांस लेने में? होती है। और यही है कि अगर कोई नया तरीका मिल जाए तो फिर आप लोग भी नहीं जलाएंगे। हाँ, है ना? कोई ऐसी तरह जैसा अपन हाथ से कटवाते हैं तो फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, ये किसान भी समझते हैं कि अगर उनके पास कोई तकनीक मिल जाए, सरकार मदद करे, तो वो इस तरह पराली नहीं जलाएंगे। वो खुद भी जानते हैं कि उनके लिए भी हानिकारक है, उनकी सेहत के लिए भी हानिकारक है। और जो प्रदूषण वातावरण में जा रहा है, हवा में घुल रहा है, वो तो है ही खतरनाक। लेकिन वो भी ये मानते हैं कि अगर कोई तरीका मिल जाए तो वो नहीं करेंगे, और इनके पुरखे भी ऐसा नहीं करते थे। लेकिन अब सिर्फ किसान ही नहीं, विज्ञान भी कह रहा है पराली जलाना मिट्टी की आत्मा को जलाना है। कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रो इकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस की रिपोर्ट के मुताबिक नर्मदापुरम, सीहोर, विदिशा, इंदौर, उज्जैन यहाँ सबसे ज़्यादा पराली जलती है। 1 महीने में मध्य प्रदेश में 52 जिलों से 8000 मिट्टी के सैंपल आए, जिसमें से 17 से सैंपल ऐसे थे जहाँ मिट्टी की उर्वरा शक्ति 44% तक घट गई। कभी जिन खेतों में 10 क्विंटल उपज मिलती थी, अब वहाँ 5.5 क्विंटल ही बची है। कई खेतों में तो जैविक खाद बनना भी रुक गया है। नरवाई जलाने से मिट्टी के उपयोगी बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, एजोबैक्टर खत्म हो जाते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। इससे मिट्टी में बारिश का पानी सोखने की ताकत भी घटती है। ये वो किसान थे जो लगातार खेतों में पराली जला रहे थे। 1 मई से राज्य में नया नियम लागू हो गया है। यदि कोई किसान अपने खेत में नरवाई जलाता है तो उसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगले साल एमएसपी पर फसल उपार्जन भी नहीं होगा। हालांकि फैसला लागू होने के बाद भी पराली जलाने के सबसे ज़्यादा मामले मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। किसान भाइयों से निवेदन किया कि हमें ऐसा कोई निर्णय लेना नहीं पड़े जिससे कि आपको दंडित करना पड़े। इसके बावजूद भी अगर कोई किसान भाई पराली जलाएंगे तो उनके किसान सम्मान निधि 1 साल की रोक दी जाएगी। साथ ही उनके उत्पादन को एमएसपी पर खरीदा नहीं जाएगा। तो ये एक हम चाहते नहीं कि इस किसान को दंड दें, पर पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान भाई अपने छोटे से लालच के लिए बड़ा नुकसान नहीं करें। 2 अप्रैल 2025 को देश भर में पराली जलाने के कुल 366 मामले आए, जिसमें अकेले मध्य प्रदेश में 345 मामले थे। 1 अप्रैल को पराली जलाने के देश में 351 मामले आए, जिसमें मध्य प्रदेश से 306 मामले थे। मार्च अप्रैल में तो अकेले नर्मदापुरम जिले में पराली जलाने के सबसे ज़्यादा 5774 मामले सामने आए थे।
खैर, इन सब के बीच कुछ समाधान भी है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों के 3 किसानों से कुछ दिनों पहले हमने बात की थी। जान लीजिए वो पराली क्यों नहीं जलाते, इसका विकल्प क्या है। ज्योति आहा के बैतूल जिले के मल्हार पंखा गांव में रहती हैं। बच्चों को लेकर खेत से निकल रही थी तो हमने बातचीत शुरू कर दी। सुनिए पराली न जलाने को लेकर क्या कहती हैं। तो आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, क्यों नहीं जलाते हैं? भाई ढोर बच्चे क्या खाएंगे, फिर जला देंगे तो जला देंगे तो क्या खाएंगे, खाना है ना? वैसे भी चारा की कमी है। हाँ, ऐसी बात है। अच्छा, तो मतलब पारंपरिक तरीके से अभी भी खेती करते हैं। जी, जी। जलाने से क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण फैलता है। ज्योति जी, क्या खेती है आप लोगों की? बस गेहूँ, मक्का। हाँ। अभी तो गेहूँ, बटना, चने। अच्छा, गेहूं चना कितने एकड़ में होगा? अभी 4-5 एकड़ में है, ज्यादा जमीन नहीं है हमारे पास। जो हम बात कर रहे थे कि जो मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले हैं, चाहे बैतूल हो, चाहे मंडला हो, चाहे बालाघाट हो, वहाँ के किसान पराली नहीं जलाते हैं। पारंपरिक तरीके से जो उनके मवेशी हैं उनको खिलाने के काम में लाते हैं। 2 फायदे होते हैं, मवेशियों को चारा भी मिल जाता है, ज़मीन की उर्वरकता भी बची रहती है और पर्यावरण भी एक तरह से बचा हुआ रहता है, प्रदूषण नहीं फैलता है। पांढुर्ना गांव के कई घरों के बाहर जानवरों का चारा रखा था। कैलाश पराडकर खेतों में काम कर रहे थे, कह रहे थे वो लोग भी पराली नहीं जलाते, पराली मवेशियों के काम आता है। चारा कम पड़ता है हम लोगों को, इसलिए हम लोग जलाते नहीं है। पराली तो नहीं जलाना चाहिए वैसे, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान होता है। कुंवरलाल हथनापुर में रहते हैं, सोयाबीन मक्का उगाते हैं। 3 एकड़ खेत है, 7 लोगों का परिवार है, खेती के अलावा मजदूरी भी करते हैं। आप लोग के खेत में पराली नहीं जलाते ना, धान का? नहीं जलाते। क्या करते हैं उसका फिर? जानवर को चराते हैं ना, जानवर को दे देते हैं। हाँ निकलता है ना भाई, जिसके पास अच्छी जमीन है वो धान की, तो बहुत चारा निकलता है। आपने कभी देखा ही नहीं कि जलाते हैं, उसे सांस में दिक्कत होता है ना? हाँ नहीं देखा ना, इन्होंने तो कभी देखा ही नहीं कि पराली जलाने पर क्या वायु प्रदूषण होता है। नहीं। लेकिन ये लोग भी समझते हैं कि ये ठीक नहीं है। और ये पूरे जो बैतूल का इलाका है, आप देखें यहाँ के खेतों में आप देखेंगे कहीं पर भी आपको पराली जलाने के कोई अवशेष नहीं मिलेंगे। तो ये लोग पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे हैं, इन्होंने अपना वक्त दिया, मक्का लगाते हैं, सोयाबीन लगाते हैं, धान भी लगाते हैं। लेकिन जो पराली बच जाता है उसका इस्तेमाल अपने मवेशियों को चराने के लिए करते हैं, उन्हें चारा देने के लिए करते हैं। ये अपने खेतों को, पर्यावरण को, हर चीज को सुरक्षित रखना जानते हैं। और ये हो रहा है मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में। वो बता रहे हैं उन किसानों को जो पराली जलाते हैं कि इसका पारंपरिक तरीका और सस्ता तरीका पराली के निष्पादन का क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में पराली को पशुओं के चारे के रूप में, खाद बनाने के लिए, ऊर्जा उत्पादन, मिट्टी की दीवार बनाने में और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपको तमाम पहलू समझ में आ होंगे। बात सीधी सी है, पुराने ज़माने में पराली या नरवाई जिसे आप कहते हैं, नरवाई मतलब सबकी गेहूं धान की बची हुई अवशेष, और पराली को ज़्यादातर धान के परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया जाता है। तो नरवाई और पराली पहले नहीं जलाया जाता था क्योंकि हाथ से फसल काटी जाती थी। जब से हार्वेस्टर आए तो वो जो डंठल रह जाते हैं पौधे के अवशेष, उसको जला दिया जाता है। उससे किसानों को लगता हो कि फौरी राहत मिल गई, उसे फेंकने उखाड़ने के झंझट से छुट्टी मिल गई। लेकिन आप मिट्टी को मार रहे हैं और मिट्टी के अंदर जो जरूरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो खेत को ताकत देते हैं वो भी जल रहे हैं। 100 डिग्री पर पानी उबाल दीजिए, सारे बैक्टीरिया खत्म। खेत में आग लगा दीजिए, खेत के बैक्टीरिया खत्म। एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और इनसॉल्युबल फास्फोरस को भी सॉल्युबल फॉर्म में लाते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, जरा उनके पास हम चलते हैं। पर्यावरणविद मनु सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिल भारतीय किसान महासंघ की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी हैं, किसानों की बात रखेंगे। कृषि विशेषज्ञ विजय सरदाना जी हैं, लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी अजय शर्मा और अतुल गौड़ जी, मेरे बड़े सहयोगी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल, चूंकि मामला किसान का है तो मैं राजाराम त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, देखिए इसी रिपोर्ट में हमने पाया, और आप भी दशकों से खेती को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पहले ये दिक्कत नहीं थी। अब क्या जल्दी से खेत तैयार करने की चुनौती है, जल्दी से लाभ कमाने की चुनौती है, ये आलस है, कौन उसे उखाड़े, कौन फेंके, कौन उसको खाद में कन्वर्ट करे, वक्त लगाए, सीधा माचिस उठाई आग लगा दी, यही है क्या? देखिए, किसान जो पराली जलाता है, ऐसा नहीं कि किसानों को
पराली जलाने से नुकसान जो होता है उन्हें पता नहीं। किसान की मजबूरी को समझना होगा कि असली फसल, जो अगली फसल की तैयारी करनी होती, उसके लिए उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि उसे मिट्टी में जोते और फिर उसमें इफेक्टिव माइक्रोब या कुछ डाल के, डिकम्पोस्टर डाल के सड़ाए, क्योंकि अगली फसल बिल्कुल सिर पे खड़ी रहती है। और जो समय से चूका किसान और डाल से चूका बंदर, दोनों धरती पर नजर में आते हैं। तो पहली चीज तो जो अगली फसल की का दबाव रहता है, और क्लाइमेट चेंज के कारण ये दबाव और बढ़ गया है, क्योंकि जो गर्मियों में फसल होती थी, अब गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि वो विंटर यानी रबी की फसल पे शिफ्ट कर गई है। दूसरा इससे भी बड़ा कारण ये है कि जो पराली का निपटान है वो बड़ा खर्चे का काम है। पराली का जो निपटान है, मतलब उसे जुताई करके मिट्टी में मिलाना, आपका कहना बिल्कुल सही है कि पराली जलाना बिल्कुल गलत बात है। पहली चीज तो मैं बता दूं कि पराली जलाना जो है बिल्कुल गलत बात है, नहीं जलाना चाहिए। लेकिन किसान की मजबूरी ये है कि पराली के निपटान में, जुताई में या पानी भर के सड़ाने में कम से कम 5,000 रुपया एकड़ का खर्चा है। तो सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए, जागरूकता बढ़ानी चाहिए, उनके साथ मिल बांट के चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में जो कानून आया है, मध्ययुगीन कानून है कि एमएसपी पे हम बिकने नहीं देंगे, मंडी में बिकने नहीं देंगे, आपको किसान योजनाओं का लाभ नहीं देंगे, इससे आने वाली फसल बोने में किसान को दिक्कत आने वाली है। और हम किसान की समस्या को जाने, उसके साथ बैठें, जागरूकता बढ़ाएं। मेरा तो मानना है पराली वरदान है, इथेनॉल बन सकता है इससे जो दोना पत्तल बनते हैं वो बनाए जा सकते हैं, जैविक खाद बहुत अच्छी बन सकती है, एक्टिवेटेड चारकोल बनाया जा सकता है, बहुत सारे इसके उपयोग है। लेकिन ये किसानों को इतना कुछ बन सकता है तो फिर बनाया क्यों नहीं जा रहा? मैं जरा इस पर आता हूं आपके पास, किसानों के एंगल से ही मैं आपसे पूछूंगा। पर्यावरणविद मनु सिंह जी हमारे साथ हैं। मनु सर, आपसे मेरा सवाल यह है कि देखिए, हमें आप स्वार्थी कहें, हम शहर वालों को, या कुछ भी कहें, लेकिन बड़ी आस थी साहब कि गांव से जो हल्की सौंधी सौंधी हवा आती है, बड़ी शुद्ध सी, वो उसकी हमको बड़ी चाहत होती थी। अब अगर वहां से भी जहर ही आ रहा है हवा में, तो फिर हम क्या करें, अब कहां जाएं? और गांव वाले कम से कम पहले इस सुकून में थे कि भैया शहर जाने वाले तो कम से कम धुआं सूंघते हैं, जहर सूंघते हैं। अब तो गाँव में भी यही हालत है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत सीरियस डिबेट है और हम सिर्फ एक रोमांटिक एंगल से इसे ना देखें। पराली से कितना बड़ा खतरा है वो सिर्फ क्योंकि हवा है, ये हवा जब प्रदूषित होती है तो सिर्फ गांव तक ही नहीं रह जाती। पिछले साल तो कई रिपोर्टें ऐसी आई, और खासकर जो अमेरिकन एम्बेसी की रिपोर्ट थी उससे बड़ा साफ हो गया कि जो जहरीली हवा जिसका उत्सर्जन गांव से हो रहा है वो हर जगह फैल जाती है, और जो AQI खराब होती है वो पूरे मध्य और उत्तर भारत, पूरी जो AQI की जो व्यवस्था है पूरी तरह खंडित हो जाती है। उसमें बहुत बड़ा योगदान जो रहता है वो पराली का रहता है। अब इसमें जो एक तो AQI PM10, PM2.5 ये सब भी होता है, धूल का मिश्रण उसके साथ हो जाता है, फेफड़ों की प्रतिरक्षा पे सीधा हमला होता है, नकारात्मक प्रभाव होता है। उसके साथ साथ जो जमीन है, जो मिट्टी है हमारी, उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण होती जाती है जैसे जैसे पराली जलाने की घटनाएं बढ़ती हैं। और अगर इसके हम सॉल्यूशन देखें तो दोनों तरह से देखे जा सकते हैं। पारंपरिक खेती जो थी, जब हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप में थे, तब तक इतनी बड़ी समस्या कभी नहीं रही, बल्कि उसके लिए जैसा आप देख ही रहे हैं कि जहां आदिवासी तरीके से अभी भी खेती हो रही है, वहां पर यह समस्या है ही नहीं, इसको तो वरदान माना जाता है। और वैज्ञानिक तरीके से भी सरकार का काम सिर्फ चाबुक चलाना नहीं होना चाहिए। मेरे आग्रह है आपके शो के माध्यम से कि पराली वरदान है, किसान के ऊपर सिर्फ ये ना लगाए कि हम ये काट देंगे, हम वो कर देंगे। किसान के साथ बैठे और किसानों को वो जो पूसा से हमने बायो डिकम्पोजर बनाया था वो उपलब्ध कराएं। उससे क्या है, उसके छिड़काव के बाद तुरंत ही वो एक खाद में परिवर्तित हो जाता है। उसको बायोगैस के डेलर्स बनाए जाते थे जो कंप्रेस कर करके, वो मशीनें लगाई जाएं। ये सरकार की पहल होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और तरीका इन्होंने बनाया था कि किस प्रकार उसको बहुत अच्छे एनिमल कैटल फीड में परिवर्तित करने का, वो भी पूसा ने पास करा, पेटेंटेड मॉडल है, विदेश तक जा रहा है, तो मध्य प्रदेश तक क्यों नहीं जा रहा है? वो सारे मॉडल्स जो हैं वो सरकार को सब्सिडी के साथ किसानों को देने चाहिए, सिर्फ पनिशमेंट की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, कोई भी फिक्शन वाला मॉडल नहीं चलेगा, तो ये सब बात होनी चाहिए। नहीं तो आप
इसकी घोर चिंता देखिए कि AQI के कारण 10 लाख मौतें हर साल इस देश में हो रही है। और साथ ही साथ दोनों इस तरफ बात से को नुकसान है जानना ना सर। पड़ेगा, एक तो हमें 21% हमारे फेफड़े जवाब दे जाएंगे, और दूसरा हमारे ये देश कि में है। हमारी जमीन की उर्वरता अगर खत्म होगी तो खेत तो वैसे ही सिकुड़ रहे हैं, और उसमें भी बचे हुए बिल्कुल। खेत अगर मरने लगे, मिट्टी मरने लगी, तो फिर हम कहां से जीवित रह पाएंगे। विजय सरदाना जी मेरे साथ, कृषि विशेषज्ञ हैं। विजय जी, सबसे मुफीद तरीका आपको क्या समझ में आता है पराली या नरवाई को नष्ट करने, या मैं इसे क्रिएटिव वे में कहूं तो यूटिलाइज करने को? सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। देखिए, जब तक आप पराली को वेस्ट मान के चलेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक बात। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो पराली है वो एक रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल का उपयोग कहां करना है इसके लिए आपके पास विज्ञान है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या या सबसे जो खराब सोच है कि जो चीज हमें समझ में नहीं आती हम उसको बायोफ्यूल का नाम देना शुरू कर देते हैं कि बस जला दो, उसका लकड़ी बना दो, कुछ और बना दो, जला दो ताकि ये टेंशन खत्म हो जाए। मैं आपके सामने 2 उदाहरण रखता हूं। जब सरकार आई थी तो गाय के गोबर और गाय मूत्र को लेकर कोई काम नहीं होता, लेकिन सरकार ने एक मिशन बनाया कि हमें गौमूत्र और काउडंग को लेकर, चाहे वो ऑर्गेनिक के रूप में हो, आयुर्वेदिक के रूप में हो, किसी भी रूप में, कहीं ना कहीं आपने उसको प्रोत्साहन दिया, उसके आसपास आपने उद्योग धंधे शुरू किए। पराली को आप कर सकते हैं। मैं आपको 2 लाइव एग्जांपल देता हूं। पराली एक बहुत बड़ा साधन है आपकी लो कॉस्ट हाउसिंग को लेकर। आपका हर एक गरीब को घर देने का एजेंडा है जी। आप पराली से आपको जितना अच्छा फायर रेजिस्टेंट इंसुलेटेड घर आप गरीब को दे सकते हैं गांव के अंदर, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, मल्टी स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंगल स्टोरी की बात कर रहा हूं, गांव की बात कर रहा हूं। वहां पे पराली से अच्छा रॉ मटेरियल मिल नहीं सकता आपको, ना उसमें आपको सीमेंट चाहिए, ना आपको ईंटें चाहिए, नहीं पराली ना क्या आपको सर, लोहा चाहिए। पराली के बारे में मुझे आपसे ये पूछना है कि ये तो फ्लेमेबल है सर, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे घर बनाने में? यही मैं कह रहा हूं, यही गलत फहमी है हम लोगों को। जब आप पराली को कंप्रेस करके बोर्ड बनाते हैं, मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं जी। अफ्रीका में, केनिया में पराली से बोर्ड बनाए जाते हैं। आप ये कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर जितना मोटा आपको चाहिए। उस पराली के बोर्ड को मैंने वेल्डिंग के टॉर्च से जलाया खुद, वो नहीं जला, बाकी आग तो आप छोड़ दीजिए, वेल्डिंग के टॉर्च से। क्योंकि पराली के अंदर जब आप उसको कंप्रेस करते हो तो पराली के अंदर करीब 20 से 25% सिलिका होता है। इसीलिए पशुओं को ज्यादा पराली नहीं खिलाई जाती है, उनकी सेहत के लिए खराब है। लेकिन सिलिका अपने आप में बहुत यूजफुल मिनरल है। इसीलिए गेहूं के जो स्ट्रॉ होती है, व्हीट स्ट्रॉ होती है, उसको चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हम ज्यादा जो पैडी का स्ट्रॉ होता है उसको नहीं खिलाते, पशु बीमार पड़ेंगे। कहने का मतलब क्या है, हम लोग उस प्रोडक्ट की ना केमिस्ट्री समझ पा रहे हैं, ना उसकी फंक्शनैलिटी समझ पा रहे हैं। तो फिर अब यहां से मेरे मन में एक सवाल ये आता है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अतुल गौड़ मेरे साथ हैं शिवपुरी से, उधर इलाके में भी बहुत पराली और नरवाई जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अतुल जी, इसका मतलब यह है कि अगर अकेले विजय सरदाना जी इतने सारे सुझाव दे सकते हैं, क्रिएटिव सुझाव दे सकते हैं, तो क्या विशेषज्ञों के साथ बैठकर कोई बहुत अति गंभीर कोशिश नहीं हुई है, या फिर बात बड़ी सीधी सी है कि अभी तक कोई तोड़ सरकार को मिल नहीं रहा है, इसीलिए इस तरह के आदेश हैं? और ये आदेश, इस पर मनु सिंह जी भी और राजाराम त्रिपाठी सर भी एक ही बात कहते हैं कि बजाय किसानों को समर्थन देने के, समझाने के, मदद करने के, आप उन पर पाबंदियां थोप रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। विजय जी जो कह रहे थे वो बात सही है। आप एक चारों तरफ से आवाज देखते हैं और लगातार सुनते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमें बेरोजगार छोड़ दिया सरकार ने और सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती। अब अगर विजय जी की बात को हम यहाँ से उठाते हैं तो इससे न केवल हमारे पर्यावरण को एक बड़ी सुविधा मिलेगी, जैसे कि घर बनाने की बात की जा रही है, उसके बोट बनाने की बात की जा रही है, और ये प्राकृतिक रूप में भी सही है। अगर हम प्राचीन काल को देखें तो कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां इस तरह के घर
हमारे अस्तित्व में थे, हमने उनको नकार करके अब पक्के घरों की तरफ अपना रुख कर दिया। तो सरकार अगर इन किसानों के साथ में सख्ती से पेश आती है, लगातार जुर्माने कर रही है, अगर मैं शिवपुरी अकेले की बात करूं तो 165 से ज्यादा किसानों को टारगेट किया गया, 3 लाख से ज्यादा उसके ऊपर जुर्माना नरवाई जलाने के ऊपर लगा दिया गया। तो इसके बजाय अगर किसानों के साथ बैठे और किसानों के साथ बैठ करके ये विचार करें कि इससे संबंधित क्या उद्योग लगाए जा सकते हैं, क्या वाकई इससे घर बनाए जा सकते हैं, क्या इसके और उपयोग किए जा सकते हैं, और अगर उपयोग किए जा सकते हैं आचार्य जी, तो सवाल यही है कि सरकार के पैमाने पर क्या हो रहा है। क्या सरकार का केवल और केवल काम जुर्माना लगाना है, या सरकार को ये भी मोटिवेट कर रहा है किसान के लिए कि हम आपको ये उद्योग लगाते हैं, आप अपनी नरवाई यहाँ लेकर के आइए और इस नरवाई का यहाँ से हम निपटान करेंगे। सवाल दोनों की तरफ से उठा है, तो जवाब दोनों की तरफ से आना चाहिए। किसान कहता है कि हमारे पास समय कम है और इसीलिए हम नरवाई को जलाते हैं, सरकार के साथ तालमेल बिठाना चाहते हैं, लेकिन कैसे बिठाएं। अब सरकार कहती है कि आप नरवाई न जलाएं, तो सरकार ये जो कहती है सही कहती है, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, हमारी जमीन की उर्वरकता कहीं ना कहीं दूषित हो रही है। और जो रिपोर्ट आई है अभी ताजा रिपोर्ट, वो तो ये बता रही है कि तकरीबन 43% जहां नरवाई जलाई जाती है, जहां बलहारी जलाई जाती है, वहां की मिट्टी में उर्वरक शक्ति कम हुई है। तो आप ये देखिए कि जो विजय जी ने कहा, जो उन्होंने वैज्ञानिक आधार पे कहा, तो उसको फॉलो करना चाहिए सरकार को। और मैं तो कहता हूं कि ये सरकार के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इस सरकार को अपॉर्चुनिटी के रूप में से लेना चाहिए। और जगह जगह जहां सेंटर्स हैं, विकास खंड है, वहां पर इस तरह के नरवाई से बिल्कुल ये देखिए, अब मुझे जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ रही है, कुछ बहुत से नए आयाम इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अजय मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अजय, तो इसका मतलब यह है कि आज इस चर्चा में एक बिल्कुल नया एंगल निकल रहा है। अब तक हम पराली को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर इसी पराली से रॉ मटेरियल के तौर पर किसान की जेब में पैसा पहुंचे, अगर वहां उद्योग स्थापित हो, अगर युवाओं को रोजगार मिले, तो फिर इतनी गंभीर समस्या दिखाई नहीं देती, कम से कम इन तर्कों को देखते हुए। अजय देखिए, आज सिर्फ समस्या गंभीर है ये सब जानते हैं, और समस्या गंभीर होने के साथ साथ सरकार तमाम सारे ऑप्शंस की बात कहती है। पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, और तमाम लोग परेशान हैं, किसान को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन किसान के पास कोई चारा नहीं है। और यही कारण है कि वो चारे के रूप में पड़ी हुई फसल बिखरी हुई, उसी को वो आग लगाते हैं। और वही कारण है कि सरकार जो जमीन है, वो उनकी जो उपजाऊ जमीन मानी जाती है, वो उपजाऊ से जो है बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान जो है वो हमेशा से सेंटिमेंट्स का विषय रहा है सियासत का। मतलब कि मध्य प्रदेश की सत्ता की राह कहीं से होकर गुजरती है तो वो किसान के बीच में से होकर गुजरती है। यही कारण है कि देश में सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर यदि कृषि मंत्री के रूप में चुना गया तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, क्योंकि उनको लेकर किसानों का मुद्दे को उन्होंने इतना भुनाया कि उनके सेंटिमेंट्स उस विषय को लेकर बहुत हाई हो गए। और किसान बेटे से लेकर किसान पुत्र तमाम नेता अभी तक जितने मध्य प्रदेश में, उन्होंने किसानों के ऊपर सवारी करके अपनी सियासत को जो है साधा है। और यही कारण है कि सरकार किसानों पर कार्रवाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं आज तक उठा पाई, खासतौर पर वो किसान जो नरवाई जलाते हैं अपने अपने खेतों में। और ये पूरे विषय पर सरकार सिर्फ बयानबाजी करती नजर आई, न किसानों का ऐसा फॉर्मूला दे पाई कि इस पूरे मामले का हल सूझे। क्योंकि तमाम आज भी अलग अलग खेतों में जो तस्वीर हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही हैं, ना सिर्फ खड़ी फसलों में आग लगी है, बल्कि कई घर भी जलकर स्वाहा हो गए हैं। आग ने कई बार बड़ा रूप ले लिया है, जल गए, झोपड़ी जल गई। तो परेशानी कम नहीं हुई है, परेशानी बड़ी है। लेकिन चूंकि सेंटिमेंट्स का विषय है और किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बेहद संवेदनशील मुद्दा माना जाता है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, किसी अन्य प्रदेश के मुकाबले मध्य प्रदेश में माना जाता है। ठीक है अजय, मैं समझ गया आपकी बात। मुझे एक सवाल जरा राजाराम त्रिपाठी जैसे पूछना है। राजाराम सर, देखिए सारे तर्क ठीक हैं, मैं सहमत हूं। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, या जो मेरे जैसे दर्शक हैं वो भी इस वक्त हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, प्रोडक्शन में हरियाणा पंजाब आपको टक्कर देता है मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश अच्छा कर रहा है, लेकिन पराली और नरवाई जलाने में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश क्यों आ गया? फिर वो किसान ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमारे किसान नहीं कर रहे? राजाराम सर, मैं आपको सुनना चाहता हूं, आपने अपने आप को म्यूट कर लिया सर, अनम्यूट कर लीजिए जी। आप एकदम ओके सर, बोलिए। पहली बात तो जो पैनलिस्ट बाकी लोगों ने जो तरीके बताए, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं। किसी तरफ से पराली नहीं जलाना चाहिए, वे सरदाना जी ने जो तरीके बताए वो भी इंप्लीमेंट हमें करने चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि टोटल मध्य प्रदेश में लगभग 75 लाख किसान हैं।
और 75 लाख में 72 लाख किसानों की तो सरकार ने आईडी दी है, और 72 लाख में केवल 366 मामले ही नरवाई जलाने के अभी तक आए हैं। ज्यादातर किसान भी समझ रहे हैं पहली चीज। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि किसान तो साल में एक बार पराली जलाता है सर। प्रदूषण की अगर वाकई चिंता है तो आप जो कारखाने दिन रात जहर उगल रहे हैं और करोड़ों गाड़ियां जो चल रही हैं उन पे नकेल लगाइए। बेवजह ठीकरा किसानों पे जला मत फोड़िए आप। 72 लाख किसानों में 400 से भी कम किसानों ने नरवाई जलाने का रिपोर्ट है। आपके पास सेटेलाइट है, आपके पास ड्रोन है, आपके पास रेवन्यू के अधिकारी हैं, पटवारी हैं, सबने देख के जो कार्यवाही की है टोटल 400। जरा बताइए सर। तो मेरा मानना है कि ये जो एमएसपी वाला जो कानून है कि एमएसपी पे बिकने नहीं देंगे और इनको कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री कल्याण योजनाओं का, यह जो है किसानों के जले पे समझ लीजिए नमक छिड़कता हुआ। हमें जरूरत है हम लगाएं, उनको समझाएं, उनके साथ मिल बैठ के हम इसका हल ढूंढ सकते हैं। वास्तव में ये आप सभी पैनलिस्ट ने जो कहा, सर मेरे पास चूंकि वक्त कम है, मैं अभी अपने और पैनलिस्ट के भी एक राय जान लूं इस पे। विजय जी, जैसा मेरे सहयोगी अजय ने कहा, मेरे सहयोगी अतुल जी ने कहा, ये किसान इस देश में सियासत सेंटिमेंट्स का विषय हमेशा से रहा है। आपके पास इतने सुझाव हैं, क्यों सरकार इनको फिजिबल नहीं कर रही, इनको क्यों लागू नहीं कर रही? क्या वजह है कि जो सबसे बड़ा वोटर है उस पर इस तरह की पाबंदियां लगाने की नौबत आ गई है, जानते हुए कि किसान नाराज भी हो सकता है? देखिए, सिर्फ सोच की कमी है। हिंदुस्तान में संसाधन की कभी कमी नहीं रही, सिर्फ सोच की कमी रही। आज हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में पीछे हो गए, हम चीन से पीछे हो गए। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि हमें कुछ अच्छा काम करना है। 2 नंबर का काम करो, मिलावट का काम करो, कॉर्नर कटिंग करो, चलता है, सब ठीक है। इस मानसिकता से आज हम यहां पहुंच गए। अब सवाल इस बात का है कि क्या यह मुश्किल है? मेरे पास 2 छोटे सुझाव हैं, और जिस भी राज्य सरकार को चर्चा करनी हो मेरे पास आ जाए, मैं आपको बकायदा पूरा ब्लूप्रिंट दे दूंगा, मैं पूरा आपको फैक्ट्री तक लगा के दे दूंगा। सवाल अब इस बात का है, आपके पास कोऑपरेटिव सिस्टम है, किसान रोज सुबह दूध लेके जाता है, जिसकी भी पराली है उसी कोऑपरेटिव सिस्टम को बोलो कि इन सब की पराली लाएं, तुलवा के रखवा लें। उसी कोऑपरेटिव सिस्टम को आप बोलो कि आप इससे जो आप डेयरी फैक्ट्री चला रहे हो उसके साथ आप प्लाईबोर्ड का एक फैक्ट्री लगाओ। आपके पास कोऑपरेटिव में पूरी फंडिंग है। वही किसान जो है उसको बोलो कि तुम बाजार से लकड़ी कटवाओ मत, जंगल मत काटो, यहां से बोर्ड ले जाओ, उसको लकड़ी से सस्ता रखो और उसके घर में दरवाजे खिड़कियां बनवाओ, उसी की दीवारें बनवाओ, उसी पे छप्पर बनवाओ। अच्छा, मैं खुद सोच रहा था बड़ी कमाल की चीज है, अगर लूज है तो फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है, और अगर कंप्रेस कर देगी जैसा कि आपने कहा तो वो फिर वो अग्नि रोधक हो गई। कमाल की चीज है रॉ मटेरियल के तौर पर। मैं इस पे आ रहा हूं सर आपके पास। एक मनु सिंह जी हमारे साथ हैं। मनु सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तब जबकि हमारे किसान मांग करते हैं कि लागत बढ़ रही है, खेती की मुनाफा कम हो रहा है, ऐसे में हम ये भी जान रहे हैं कि पराली जलाने से खेत की उर्वरता कम हो रही है। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि पहले जिस खेत में 10 क्विंटल उपज होती थी, 5.5 से 6 क्विंटल औसत उपज रह गई है। तो ऐसे में किसान जब इन चीजों को जान रहा है फिर भी इतना नुकसान क्यों उठा रहा है? देखिए, मैं इस पे तो एज अ पर्यावरण टिप्पणी नहीं कर सकता, ये तो किसानी और कोई आपका जो कृषि विशेषज्ञ है वो बता पाएंगे। मेरा तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है और आने वाले समय में, क्योंकि भारत पे एग्रीकल्चरल भूमि का जो हानि हो रही है वो मौसमी कारणों से भी हो रही है। जलवायु परिवर्तन उसमें बहुत बड़ा कारण है। वाटर टेबल जो है हमारी वो लगातार नीचे जा रही है, जिससे रेगिस्तानीकरण हो रहा है। अगर पराली से, और हम देख रहे हैं कि साल दर साल लगभग 44% जो उर्वरा शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। जहां पर आपको लगभग 1 एकड़ से 10 क्विंटल का अगर मुनाफा होता था, वो लगभग अब 5.5 का रह गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था मनु सर, क्योंकि देखिए किसान तो फायदा लेगा ही, हर किसी को फायदा लेना है, जाहिर बात है। तो ऐसे में फिर उन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा जो सेहत के लिए ठीक नहीं। हाँ, आपकी उपज बढ़ा देंगे और वो आज के दौर में हो भी रहा है, और फिर भुगतेगा कौन? आप, हम जैसे आम नागरिक भुगतेंगे उसे। कीमत हम पूरी देंगे लेकिन हमें वो गुणवत्ता और ऑर्गेनिक चीजें नहीं मिलेंगी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, राजाराम त्रिपाठी सर, विजय सर, मनु सर, आपका बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ मेरे दोनों सहयोगी अजय और अतुल जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।